एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 आपका चैप्टर 9 से स्टार्ट होता है। तो इसमें यहाँ पर हम चैप्टर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि सेकेंड वॉल्यूम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। तो चैप्टर 9 जो हमारा है, इस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ये जो चैप्टर है, बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है उस चीज़ को हमको सोचना है और समझना है। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, ये जो बेसिक देखिए टर्म्स जो हैं, अगर फिजिक्स को समझने का सीखने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका अगर कोई है तो वो है कि आप उसके एक एक वर्ड को, एक एक टर्म को आसानी से आप समझ लीजिए। अगर आपने एक एक टर्म और एक एक जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर समझ लिया तो फिर फिजिक्स आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपको एक एक वर्ड का मतलब समझाते हुए और उनको आपस में कोरिलेट करते जाएंगे। सबसे आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए अभी तक आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा, केवल 2 चैप्टर फिजिक्स के हुआ करते थे और वो 2 चैप्टर्स जो है आप लोग पढ़ लेते थे। वो भी पढ़ते क्या थे, उसको क्रैम कर लेते थे। क्रैम मतलब रट लेना, उसको रट लिया, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ठीक। लेकिन अब क्लास 11th में अगर आपने साइंस साइड से आगे बढ़ने का फैसला किया है, ठीक है ना, साइंस साइड आपने ली है, तो फिर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि हम बगैर कोई एक्स्ट्रा माइंड लगाए सीधे से सीधे अपने माइंड को फोकस कर लें कॉन्सेप्ट की तरफ, कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट कब होंगे तैयार? कॉन्सेप्ट तब तैयार होते हैं जब हम इस बात पर आ जाएं कि हम एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे और एक एक वर्ड का मतलब समझने के बाद फिर हम उन वर्ड्स को आपस में इंटरकनेक्ट भी कर पाएंगे। क्योंकि जब तक इंटरकनेक्शन नहीं होता है तब तक आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती है। तो ये थी छोटी सी बात, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, क्या उसका बेसिक आइडिया है, क्या उसकी टर्मिनोलॉजी है, ये सब हमने आपको समझाने की यहाँ कोशिश की है। चलिए, तो समय नहीं बर्बाद करेंगे ज़्यादा और अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बेसिकली क्या है, इसको हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज जो हम समझने वाले हैं यहाँ पर वो क्या है। सबसे पहली चीज ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज हम जो समझने वाले हैं वो है ए सॉलिड। ये देखिए जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ए सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि सॉलिड होता है, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। तो ये सॉलिड क्या होता है या लिक्विड क्या होता है या गैस क्या होती हैं, इन सब की बेसिक आइडिया देखिए आप सबके पास है। इसलिए हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें रिकॉल करनी है। क्योंकि जब तक हम पिछली चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, समझिएगा बात को, बहुत ज़रूरी है कि हम पुरानी पीछे पड़ी हुई चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर दोबारा से रिकॉल करें और उसको आगे के जो टॉपिक्स हैं या टर्म्स हैं उनसे रिकनेक्ट कर दें। तो रिकनेक्शन जो है वर्ड्स का आपस में, जो हमारी मेमोरी है, जो हमने पहले पढ़ा है, उसको फिर से रिकनेक्ट करना और आगे के टॉपिक से उसको जोड़ देना। तो यहाँ पर जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है सॉलिड, क्या होता है सॉलिड? अगर हमारे लिए आपसे कोई जनरल पूछ ले बताइए सॉलिड क्या है, तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में क्या लिख देते हैं? देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही आपकी सबसे सिंपल लैंग्वेज है कि ए सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। ए सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड साइज मतलब जो सॉलिड होता है उसका एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट क्या होता है, साइज होता है। अच्छा, डेफिनेट शेप एंड साइज का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो ये हमारा कोई एक स्टोन है, पत्थर, ठीक है। अब इस पत्थर पर अगर आप फोर्स अप्लाई करें, ठीक है ना, मान लेते हैं कि इस तरीके से हमने यहाँ पर इस तरीके से एक फोर्स लगाया हुआ है F1, ठीक है, एक साइड से।
एक साइड से हम फोर्स लगा रहे हैं F1 इस तरीके से, ठीक है। स्टोन है, हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं F1, फिर हमने दूसरा फोर्स लगा दिया इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सपोज हमने F2 फोर्स लगा दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने कोई F3 फोर्स लगा दिया इस तरीके से, और इसी तरीके से हमने कोई फोर्स F4 लगा दिया। ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस उसी एक बॉडी पर लगे हुए हैं, बहुत सारे, ठीक है। कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं कि दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगे हों, लेफ्ट राइट, कोई भी फोर्स हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में लगाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है अप टू लिमिट, ध्यान रखें अप टू लिमिट, एक लिमिट तक, ऐसा नहीं है कि आप जो है मशीन से फोर्स लगा दें। मैं बात कर रहा हूँ एक स्टोन की, और आप ह्यूमन बॉडी, यानी कि वो स्टोन है जो पत्थर है उस पर आप ही फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि मशीन अगर फोर्स लगाएगी तो हो सकता है पत्थर टूट जाए। तो यहाँ पत्थर तोड़ने जैसी कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। बियॉन्ड द लिमिट फोर्स नहीं है, फोर्स अंडर द लिमिट है। तो जो फोर्सेस लगे हुए हैं आप देखेंगे कि 4-5 लोगों ने फोर्स लगाया, किसी ने F1 फोर्स लगाया, किसी ने F2 फोर्स लगाया, किसी ने F3 फोर्स लगाया, किसी ने F4 फोर्स लगाया। इतने सारे फोर्स लगने के बावजूद भी जो स्टोन है, जो आपका पत्थर है, ठीक है ना, वो अपने शेप को चेंज नहीं करता। उसका शेप जैसे था, जब आप इन फोर्सेस को रिमूव कर देंगे, ठीक है ना, मान लेते हैं हमने जो है फोर्स F1 भी रिमूव कर दिया, F3 भी रिमूव कर दिया, F2 भी रिमूव कर दिया, और F4 फोर्स जो था इसको भी रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से सारे फोर्सेस को रिमूव करने के बाद भी हम जब देखेंगे तो जो शेप थी स्टोन की वही शेप हमको मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका शेप चेंज हो जाए। तो ये बेसिक चीज़ है एकदम सॉलिड की, कि जो सॉलिड होता है उसका एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट साइज होता है। शेप एंड साइज आर डेफिनेट। तो ये बात आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी। अब अगर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इन ऑर्डर टू चेंज और डिफॉर्म, देखिए फॉर्म यानी कि जो उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, डिफॉर्म मतलब उसको बिगाड़ देना या उसको चेंज कर देना। तो किसी भी बॉडी के शेप को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमें फोर्स लगाना होता है। तो अभी देखिए, अब हमने क्या बताया, अभी जो हमने फोर्स लगाए थे वो क्या थे, अंडर द लिमिट थे, ह्यूमन बॉडी था और स्टोन था, ठीक है ना। लेकिन अब वही फोर्स अगर कोई मशीन लगा दे तो फिर क्या होगा, उसका शेप भी चेंज होने लगेगा, यानी कि बॉडी ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है, उसका शेप चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि भैया क्या करना है हमको, कि हमें अगर अप टू लिमिट, लिमिट के अंदर हमने फोर्स लगाया तो वो बॉडी के शेप को चेंज करने की कोशिश करता है, चेंज नहीं कर पाता है, कोशिश करता है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि हम अगर बियॉन्ड द लिमिट फोर्स लगा दें तो फिर वो बॉडी के शेप को भी चेंज कर देता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या सीख पाए हैं, अभी तक हम ये सीख पाए हैं कि जो सॉलिड है, देखिए ध्यान से, जो सॉलिड है, ठीक है ना, उसके पास, ठीक है ना, डेफिनेट, डेफिनेट क्या है, शेप है, और डेफिनेट क्या है, उसका साइज है। यानी कि शेप और साइज दोनों ही क्या है, उसके डेफिनेट हैं, ये बात है, ठीक। अब हमने इस पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद फोर्स दो तरीके के, एक अंडर द लिमिट, अंडर द लिमिट, और एक बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट। तो अगर हमने अंडर द लिमिट फोर्स लगाया तो बॉडी का शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा। बियॉन्ड द फोर्स, बियॉन्ड द लिमिट फोर्स लगा दिया तो उसकी शेप और साइज भी क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। तो बेसिकली सॉलिड हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, या वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए सॉलिड बन जाता है जिस पे अंडर द लिमिट फोर्स लगाने के बाद भी उसके शेप और उसके साइज में कोई भी चेंज ना हो। तो आई होप कि ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल आपके पास है, किसका है, हेलिकल स्प्रिंग।
अब हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है? हेलिकल स्प्रिंग का मतलब जो आपका स्पाइरल शेप में होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा ना, ठीक है ना। और ये कैसी हो, थोड़ी सी लचीली टाइप की हो, तो उसको बोल देते हैं हेलिकल स्प्रिंग। यानी कि इजीली आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं और इजीली वो अपने आप को जो है फिर से क्या करती है, अपने शेप और साइज को रीगेन कर सकती है। आप थोड़ा सा उसको खींच के छोड़ देंगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। उसको खींचने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हल्के से हाथों से भी अगर आप खींचेंगे आराम से खिंच जाएगी। तो वो हमारी क्या है, हेलिकल स्प्रिंग है। इसको स्लिंकी भी बोला जाता है। क्लास 9th में आपने वर्ड पढ़ा होगा स्लिंकी, तो स्लिंकी वर्ड इसी हेलिकल स्प्रिंग के लिए भी यूज किया जाता है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए ये जो स्प्रिंग आपको दिख रही है, इसको हमने दोनों तरफ से पकड़ के खींच दिया, यानी कि इधर से भी और इधर से भी। एक तरफ हमने फोर्स लगाया F1 और एक तरफ हमने फोर्स लगाया F2। जो स्प्रिंग है वो किसकी बनी हुई है, अगर आप देखें तो स्प्रिंग तो मेटल की बनी हुई है ना। मेटल क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड की बनी हुई है। जैसे आयरन की स्प्रिंग है मान लेते हैं, या एल्युमिनियम की स्प्रिंग है, ठीक है ना, जनरली यही आती है, आयरन या एल्युमिनियम की, तो या स्टील की, ठीक है। तो अब अगर हम स्प्रिंग पे दोनों साइड से फोर्स लगा के हम उसको पुल कर दें, खींच दें, तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद कि उसका जो शेप है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो चेंज हो जाएगा। यानी कि पहले के कंपेयर में जो उसकी लेंथ है, ठीक है ना, वो बढ़ चुकी होगी। ध्यान से देखें F1 और F2। तो जो पहले लेंथ थी, जो हम बता रहे थे, पहले लेंथ मान लो थी L, तो अब ये जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक की तो एज यूजुअल L है, और जो लेंथ बढ़ गई, वो लेंथ जो बढ़ी वो हो गई डेल्टा L। यानी कि डेल्टा L लेंथ थोड़ी सी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक। तो हमने क्या बताया कि फोर्स लगाने पर, किसी भी सॉलिड पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, तो उसका शेप चेंज हो भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। अगर अंडर द लिमिट है तो चेंज नहीं होगा, बियॉन्ड द लिमिट है तो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने स्प्रिंग पे जब फोर्स लगाया, उसको खींचा, तो वो उस स्प्रिंग के लिए बियॉन्ड द लिमिट हो गया, इसीलिए उसने अपनी लेंथ को क्या किया, चेंज कर दिया। लेकिन एक चीज और यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि जैसे ही हम इन फोर्सेस को हटाएंगे, यानी कि F1 और F2, इन दोनों फोर्सेस को जैसे ही हम रिमूव करेंगे, तो आप देखोगे कि ये जो स्प्रिंग है ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, यानी कि लेंथ L फिर से हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, ये ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगी। अब ये ओरिजिनल लेंथ में 100% आएगी या कुछ परसेंट आएगी, इसकी स्टडी भी हम लोगों को करनी है, ठीक है ना, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हाँ, हमने स्प्रिंग फोर्स लगाया, स्प्रिंग ने अपनी लेंथ को चेंज किया, लेंथ को चेंज करने के बाद हमने फोर्स को हटाया, उसने अपने जो उसका लेंथ थी उसको क्या किया, रीगेन कर लिया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बेसिकली अभी तक सिर्फ एक ही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सॉलिड है उसका अपना एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। फोर्स लगाया, चेंज हुआ, फोर्स हटाया, उसी शेप में फिर से वापस आ गया, तो डेफिनेट शेप एंड साइज, ठीक है ना। फोर्स लगाया, वो फोर्स कैसा है, अंडर द लिमिट है या बियॉन्ड द लिमिट है। अंडर द लिमिट है तो वो चेंज करने की कोशिश करता है लेकिन चेंज नहीं कर पाता। जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग में दो फोर्स लगे, F1 लगा, F2 लगा, खींचा, लेंथ चेंज हुई, लेकिन फोर्स हटाते ही वापस आ गया। इसका मतलब F1 F2 जो फोर्सेस थे उन्होंने लेंथ को चेंज करने की कोशिश की लेकिन चेंज कर नहीं पाए। तो ये F1 और F2 जो है वो अंडर द लिमिट फोर्सेस हुए। लेकिन सोचिए अगर आपने बहुत ताकत से खींच दिया होता और फिर आपने फोर्स हटा भी दिए होते, तब भी क्या वो स्प्रिंग वापस अपने पे आती, नहीं, वो एक नया शेप ले लेती, तो वो क्या हो जाता है, बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है। ये बात है छोटी सी जो आपको समझ में आनी चाहिए थी, एंड आई होप कि समझ में आई भी जरूर होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। अभी तक जो हमने आपको बताया उसके बिहार पर हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। क्या रिजल्ट है उसको देखिए, लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी, ठीक है ना, क्या चीज है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी
by virtue of which it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed is known as elasticity। बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अभी हमने आपको जब स्प्रिंग का एग्जांपल दिया तो उसमें क्या बताया कि स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, उसकी लेंथ चेंज हुई, फोर्स हटाया, उसकी लेंथ वापस जैसे थी वैसे हो गई। इसका मतलब जो फोर्सेस लगे उन्होंने लेंथ को चेंज करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। तो अगर किसी भी बॉडी पर एक ऐसा फोर्स लगाया जाता है जो उसके शेप को चेंज करने की कोशिश करता है, यानी कि फॉर्म को चेंज करने की कोशिश करता है, तो वो बेसिकली जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम बोल देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोल देते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि फोर्स लगाया, जो भी सॉलिड था, जो भी ऑब्जेक्ट था, उसका शेप चेंज होने की उसने कोशिश की, यानी कि उसकी फॉर्म को डिफॉर्म करने की कोशिश की, तो उस फोर्स का नाम हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स। तो किसी भी बॉडी पर मान लेते हैं कि ये हमारी रॉड है, ठीक है ना, हमने इस पर फोर्स लगाया, एफ कौन सा फोर्स लगाया? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उसकी लेंथ जो थी रॉड की वो थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई। मान लेते हैं कि डेल्टा एल, जैसे स्प्रिंग के केस में आपने देखा लेंथ थोड़ी सी क्या हुई? बढ़ गई। लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते ही, जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो ये रॉड अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। अब अगर ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है तो ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी? अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेने की प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ये जो लिखा हुआ है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल के अंदर होती है, ठीक है ना, कि उस पर फोर्स लगेगा तो अपने शेप को चेंज करेगी, लेकिन वो अपने फोर्स को हटाते ही अपने शेप एंड साइज को रीगेन करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। अगर कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, यही है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी जहां तक मुझे लग रहा है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे कि हमने अभी तक एग्जांपल दिया आपको, एक रॉड का एग्जांपल दे दिया, हमने एक स्प्रिंग का एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ और ऐसे मटेरियल होते हैं जो सॉलिड की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन उनके लिए क्या होता है कि आप अगर फोर्स लगा दें तो शेप एंड साइज तो चेंज हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को रीगेन नहीं कर पाते। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कच्ची मिट्टी से कोई एक मूर्ति बना दी, ठीक है ना। अब अगर आप उसको थोड़ा सा पुश करें, ठीक है, पुश करेंगे तो उसका मान लेते हैं शेप इस तरीके से चेंज हो गया, ठीक। आपने उसका शेप, आपने उस पर पुश किया, उसका शेप चेंज हो गया, ठीक है। अब आपने फोर्स हटा लिया तो उसका शेप वैसे ही बना रहेगा, यानी कि फोर्स लगाते ही वो अपने फॉर्म को तो चेंज कर देगी लेकिन रीगेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये बॉडी जो है वो नॉट रीगेनिंग इट्स शेप। तो ये वो चीज है, ये वो सॉलिड है जो अपने शेप को रीगेन नहीं कर पा रहा है। अब चूंकि ये रीगेन नहीं कर पा रहा है तो फिर ऐसे मटेरियल को हम इलास्टिक मटेरियल नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके अंदर इलास्टिसिटी की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। अब जब इलास्टिसिटी की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है तो फिर इलास्टिक क्यों बोलेंगे? इस कंडीशन में हमने उनको नाम दिया है प्लास्टिक। यानी कि प्लास्टिक जो होता है, आप सब लोग यूज करते हैं प्लास्टिक की चीजें, प्लास्टिक की बनी हुई, आप कभी प्लास्टिक को पकड़ खींच दो, छोड़ दो तो प्लास्टिक ऐसा नहीं कि वापस अपने शेप में आ जाए, नहीं आएगी कभी। जिस शेप में आपने खींच के छोड़ा है वो उसी शेप में बनी रहती है। तो प्लास्टिक जितनी भी होती हैं उनकी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं।
तो जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी में क्या होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, बॉडी अपने शेप को रिगेन करेगी जब डिफॉर्मिंग फोर्स हट जाएगा। प्लास्टिसिटी क्या होगी कि बॉडी रीगेन नहीं कर पाएगी जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटेगा। ठीक है, मतलब फिर से इसको हम एक बार आपको क्लियर करके समझा देते हैं, बहुत ध्यान से समझ लें। ठीक है, दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि कभी भी आपसे अगर कोई भी पूछ ले कि भाई इसमें क्या क्या डिफरेंस है, या इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या, दोनों में डिफरेंस किस तरीके से होता है, तो वो एक साथ भी हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए, हमने इस तरीके से जब स्प्रिंग ली थी, ठीक है, इसकी लेंथ थी L, ठीक है, हमने इस पे फोर्स लगाया, इसकी लेंथ चेंज हो गई। ठीक, इस फोर्स को नाम हमने क्या दिया था, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स था, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, लेंथ चेंज हो गई, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, ये स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ L में आ गई। तो ये जो प्रॉपर्टी है यही है इलास्टिसिटी, यानी कि फोर्स लगाओ बॉडी चेंज करे, फोर्स हटाओ बॉडी अपने शेप पे वापस आ जाए, इलास्टिसिटी। लेकिन अगर ये हमारे पास एक रॉड है जो किसकी बनी हुई है, मड की, मिट्टी की रॉड है, एक हमने मिट्टी का रॉड बना लिया है, ठीक है ना, गीली मिट्टी की रॉड है, और अब हमने इस पे फोर्स लगा दिया। ठीक है, ये मड की है और हमने इस तरीके से फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही आप देखेंगे तो मिट्टी थोड़ी सी धंस जाएगी, अंदर की तरफ धंस जाएगी। जब मिट्टी धंस गई, अब आपने फोर्स हटा दिया, फोर्स हटाने के बाद भी आप देखोगे ये इसी शेप में रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर नॉट चेंजिंग। ठीक है, ये आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाइड, जब फोर्स अप्लाई किया तो ये यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे दिखा रहे हैं चेंज। ठीक है, क्या चेंज हुआ बॉडी के शेप में। लेकिन यहाँ पर ये जो लास्ट डायग्राम है, इसमें जब फोर्स को हटा लिया गया, उसके बावजूद भी किसी तरीके का कोई भी बॉडी ने अपने शेप को रीगेन करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। तो ये जो कैटेगरी हो गई मड वाली, ये आ गई प्लास्टिक में। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हो गई प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो सॉलिड एक ऐसा मटेरियल जो इसका शेप और साइज चेंज नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, जब हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो उसके शेप और साइज में चेंज होने लगता है। थर्ड पॉइंट, अगर उसका शेप एंड साइज उस फोर्स को हटाने के बाद वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, तो वो मटेरियल, वो सॉलिड इलास्टिक हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी हो जाएगी। लेकिन अगर फोर्स हटाने के बाद वो अपने शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में वो बॉडी हमारी प्लास्टिक हो जाएगी और वो प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने बेसिकली आपको जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको समझाने की कोशिश की। ठीक है ना, कि इसमें जो हमने अभी तक केवल 3 टर्म आपको समझाए हैं। पहला टर्म सॉलिड, दूसरा टर्म इलास्टिसिटी और तीसरा टर्म प्लास्टिसिटी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों ही टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है ना, तब तक आप इन तीनों टर्म्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है ना, क्योंकि जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो उसमें ये चीज़ों का क्या होगा, यूज़ होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये टर्म्स और ये जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस पे अगर आपने एक महारत हासिल कर ली, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई, तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक, हम फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।